हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा एसबीआई पीओ प्री एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी नोटिफिकेशन जिसका आया है 2017 के लिए, और जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में और मई में होगा। तो उसके लिए ये मॉक टेस्ट है। इसमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन है, और जैसे कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आएंगे आपके एसबीआई पीओ प्री में। और इसके लिए जो आपको टाइम लेना है 30 क्वेश्चन के लिए, रियल एग्जाम में भी और इस वीडियो ट्यूटोरियल में भी 12 मिनट का आपको टाइम लेना है। ये एक आइडियल टाइम है, इससे ज़्यादा या कम टाइम आपको नहीं लेना है। और बाकी का टाइम आपको मैथ्स और रीजनिंग में करना है। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको लेके चलना है। और इसका जो आइडियल स्कोर है वो है 12 आउट ऑफ 30, मतलब 12 नंबर इसमें आपके अगर आ जाते हैं तो आपका सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली इसमें आपका निकल जाएगा। नॉर्मली जो इंग्लिश का कट ऑफ जाता है वो 4 या 5 नंबर जाता है, लेकिन ये आप 10 से 12 के बीच में आप टारगेट करेंगे तो आपका सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ एसबीआई पीओ प्री में निकल जाएगा, और आप मेंस की तैयारी उसके बाद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद देना चाहूँगा। यदि आप मोबाइल से स्टडी करना चाहते हैं, ट्रैवल करते समय स्टडी करना चाहते हैं और बिल्कुल फ्री में स्टडी करना चाहते हैं, तो ये ग्रेड अप मोबाइल ऐप मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो यदि आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले पर जाकर इसको डाउनलोड करें और इससे फ्री में अपनी तैयारी करना शुरू करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी क्विजेज मिलेंगी सभी सब्जेक्ट्स की, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जिनको आप सेव करके ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं, और सारे एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस भी इस ऐप पर आपको मिलती हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर डाउनलोड करें और इसके थ्रू आप तैयारी करना शुरू करें। इसका नाम है ग्रेड अप ऐप, ये एक मोबाइल ऐप है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपका टेस्ट शुरू होता है, और आप एक काम करें, एक कॉपी और एक पेन ले लें और सबसे पहले इन क्वेश्चंस को खुद आप सॉल्व करें। उसके थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, और यदि मेरा आंसर आपके आंसर से मैच करता है तो 1 नंबर दें, अदरवाइज आप 0.25 की माइनस मार्किंग करें। और जो भी आपका टोटल स्कोर बनता है उसे ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, ताकि मैं देख सकूं और अपना फीडबैक उस पर दे सकूं। तो इसमें आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 10 से 12 नंबर का होना चाहिए। तो ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर डायरेक्शंस दिए रहेंगे और ये नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसको मैं पढ़ता हूँ और आपको इसको करके बताता हूँ। तो पहले इसको आप पढ़ें, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करें और इसका आंसर आप निकाल लें। द राइट टू एडिक्वेट फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी रिगार्डेड एज ए बेसिक राइट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ये देखिए, एक चीज़ आप ध्यान से इसमें सुनिए कि यदि आप सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं एसबीआई पीओ बनने के लिए और सही डायरेक्शन में आप तैयारी करते हैं, सही गाइडेंस के साथ आप तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो इस मॉक टेस्ट में और आगे आने वाले सभी मॉक टेस्ट में, एसबीआई पीओ के जो मॉक टेस्ट में अपलोड करूंगा उसमें मैंने रियल क्वेश्चंस एग्जाम के इंक्लूड किए हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एसबीआई पीओ प्री एग्जाम में आएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एरर क्या हो सकती है? यहाँ पर एरर होगी, देखिए ये ऑल लगा हुआ है, तो ऑल के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे सिटीजन्स। ठीक है, ऑल के बाद जो नाउन आती है वो प्लूरल में आती है। तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन एक बारीक मिस्टेक है, एक बहुत छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है, और इसी तरीके की मिस्टेक्स नॉर्मली बैंकिंग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, यहाँ पर आपका आंसर होगा सिटीजन की जगह आपको सिटीजन्स लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A sharp fall in international price of tea have led tea plantation workers in Kerala to face starvation। ठीक है, जो इंटरनेशनल प्राइस है टी की, चाय की, उसकी उसमें गिरावट आई है, बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। तो उसके लिए जो केरला के जो वर्कर्स हैं उनको स्टारवेशन यानी एक भूखमरी की उनकी नौबत आ गई है। तो इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है? इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है? वो है शार्प फॉल इन इंटरनेशनल प्राइस।
ठीक है। इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं टी की, उसमें एक गिरावट आई है, तो गिरावट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और जो गिरावट है, जो शार्प फॉल है, वो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। तो इसलिए यहाँ पर आपको हैव की जगह यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा हैज। ठीक है। तो इस तरह की मिस्टेक जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो मिस्टेक्स होती हैं, काफ़ी कॉमनली बैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें आपका सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज वाइटल टू डेमोक्रेसी, द थिन लाइन बिटवीन रिपोर्टिंग फैक्ट्स एंड एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन देम इज बीइंग इंक्रीजिंगली क्रॉस्ड। इस सेंटेंस में ये बोला जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट है इस सेंटेंस में, कि हालांकि जो प्रेस की जो फ्रीडम है वो वाइटल है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन फिर भी जो थिन लाइन होती है फैक्ट्स को रिपोर्ट करने के बीच में और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के बीच में, उसको क्रॉस किया जा रहा है। मतलब जो दूसरे जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं या दूसरे कोई भी लोग हैं, वो उसको ऑब्जेक्टिवली काम नहीं करने देते। सेंटेंस का ये मतलब निकल रहा है। तो इस सेंटेंस में काफ़ी टिपिकल सी मिस्टेक है। इन स्पाइट ऑफ की जगह यहाँ पर आप बोल सकते हैं ऑल्दो, क्योंकि यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। ठीक है। ऑल्दो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज वाइटल टू डेमोक्रेसी, हालांकि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो वाइटल है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन फिर भी जो रिपोर्टिंग है उसको टारगेट किया जा रहा है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर आपका ए इसमें आपकी गलती होगी, मतलब ए आपका इसमें आंसर होगा। तो अपने आंसर आप लिखते जाएं और जो भी आपका फाइनल स्कोर है इस मॉक टेस्ट में वो फाइनली मुझे आप भेजें कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इनको आप पढ़ें, सॉल्व करें और अपना आंसर आप लिख लें। वीडियो को पॉज करके तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लें आप, और उसके बाद में इसको आपको सॉल्व करके अभी बताता हूँ। इन इंडिया द टीचर हैज़ बीन एलिवेटेड टू ए पोजिशन ऑफ पावर एंड ए पार्ट ऑफ दैट पावर हैज़ बीन टू एज्यूमिंग द राइट टू पनिश द स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह है कि जो स्कूल्स होते हैं उसमें टीचर्स को एक पावरफुल पोजीशन पे एलिवेट कर दिया गया है, और उसमें ये माना गया है कि जो टीचर है उसको बच्चों को मारने का भी राइट है, जो कि गलत है। तो इस सेंटेंस में जो गलती है, यहाँ पर गलती है, ये टू के बाद हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जेरेंट नहीं है। यहाँ पर B1 आएगा। तो यहाँ पर आपकी जो गलती होगी क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, यहाँ पर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन द फ्लाइंग गेम देयर आर ए होस्ट ऑफ न्यू लो कॉस्ट एयरलाइंस दैट डेयर टू रोअर प्रोवाइडिंग ए ग्लिमर ऑफ होप ऑफ मोर चीपर। तो इसकी गलती आपने निकाल दी होगी, काफ़ी सरल है इसमें गलती। हालांकि ये सेंटेंस काफ़ी लंबा सा और कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन गलती इसमें यहाँ पर है, ये दो कंपैरेटिव डिग्री हम साथ में यूज़ नहीं करेंगे। चीपर एक कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर मोर इसमें से हटा देंगे अपन, तो चीपर यहाँ पर रहेगा और डी इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आ क्वेश्चन वर्थ टू आस्क। तो इस सेंटेंस की आपने गलती निकाल दी होगी। इस सेंटेंस की गलती मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है इस सेंटेंस में। इसमें ए पार्ट में ही गलती है। वर्थ जो वर्ड है उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाना चाहिए, पूछ सकते हैं। जैसे अ बुक वर्थ रीडिंग मतलब एक पढ़ने लायक बुक, या अ मूवी वर्थ वॉचिंग एक देखने लायक मूवी। इस तरीके से इसका वर्थ का हम यूज करते हैं, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हमेशा होता है। तो इसमें आपका ए पार्ट में इसमें गलती है। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन और हैं इसके स्पॉटिंग एरर के। तो इसको देखते हैं। इन द आफ्टर माथ ऑफ एशियन सुनामी द स्पोर्टिंग कम्युनिटी हैव। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि इसके जो चारों पार्ट हैं ए बी सी डी, इसको आप थोड़ा सा माइन्यूटली क्लोजली देखिए और एरर मोस्ट ऑफ द केसेस में सामने निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हैव नहीं आएगा, और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गलती है। सून एज एन इंडिकेटर ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ आउटसोर्सिंग बिजनेस इन इंडिया द इंडियन आउटसोर्सिंग मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ। ये गलती है यहाँ पर। एक्सपेक्टेड टू के बाद यहाँ पर आपको वर्ब लगानी होगी, और वर्ब ग्रोथ की जो वर्ब फॉर्म होती है वो होती है ग्रो।
ग्रोथ एक नाउन है, ठीक है, तो यही गलती है और यहां पर आपका डी यहां पर आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ यू हैडंट रीच्ड सो क्विकली वी माइट वेल हैव हैड आ डिजास्टर। यदि आप इतनी जल्दी नहीं पहुंचे होते, टाइम पर नहीं पहुंचे होते तो एक दुर्घटना घटित हो सकती थी। तो ये आपका कंडीशन का सेंटेंस है, जो अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है उसका ये सेंटेंस है। तो इसमें कंडीशन वाले पार्ट में हैड लगाते हैं, हम हैड के साथ V3 लगाते हैं कंडीशन वाला पार्ट में, और रिजल्ट वाले पार्ट में हम कुड हैव, वुड हैव और माइट हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर माइट हैव लगाया है, वेल बीच में लगा दिया है, लेकिन ये माइट हैव है और माइट हैव के बाद ये थर्ड फॉर्म लगी है, हैड भी थर्ड फॉर्म होती है। तो ये सेंटेंस आपका सही है और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ई, यानी नो एरर। Martin would attempt to open the umbrella when his spectacles slipped off and fell down. तो ये सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है कि उसके जो स्पेक्टिकल्स थे, जो उसके जो चश्मा था, वो स्लिप हो गया और नीचे गिर गया। लेकिन ऐसा कब हुआ? जब बैकग्राउंड में कोई काम चल रहा था, उसके बीच में ऐसा काम हुआ, ठीक है। तो यहां पर आपको ये वाला जो पार्ट है इसको कंटिन्यूस टेंस में बोलना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस आपका मीनिंगफुली करेक्ट हो जाएगा। मार्टिन वॉज अटेम्प्टिंग टू ओपन द अम्ब्रेला, ठीक है, मार्टिन उस समय कोई काम कर रहा था, उस काम के बीच में उसका जो स्पेक्टिकल है वो स्लिप हो गया और नीचे गिर गया। तो इसलिए यहां पर आपको बोलना पड़ेगा मार्टिन वॉज अटेम्प्टिंग। तो ए इसमें आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये डेफिनेटली आपके प्री और मेंस एग्जाम में आएंगे, तो इन पर एक अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है। क्लोज टेस्ट 5 नंबर का भी आ सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है, स्पॉटिंग एरर आपका 5 नंबर के भी आ सकते हैं, 10 नंबर के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो ये 10 नंबर का एक क्लोज टेस्ट है, तो आप मान सकते हैं कि ये 2 क्लोज टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली 5 नंबर का ही क्लोज टेस्ट बैंकिंग एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इट इज ए पिटी दैट वी डू नॉट हैव गुड बुक्स ऑन इंश्योरेंस रिटन बाय इंडियन ऑथर्स to the steady growth of literature on the subject in other countries, especially the USA, whose insurance laws and, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ इसको। देखिए क्लोज टेस्ट में आप हमेशा, क्लोज टेस्ट एक तरीके से आप मान सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही एक स्मॉल वर्जन है, और ये जो फिलअप्स होते हैं, फिलअप्स के दोनों तरफ के वर्ड आपको देखना जरूरी है। और जैसे यहाँ पर टू लगा हुआ है, तो टू के पहले यहाँ कौन सा वर्ड आ सकता है, एक तो आप ये देखें, और उसको समझना भी जरूरी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी जरूरी है इसमें। इट इज ए पिटी दैट वी डू नॉट हैव गुड बुक्स, मतलब ये एक हास्यास्पद बात है कि हमारे पास अच्छी बुक्स नहीं है इंश्योरेंस पर, रिटन बाय इंडियन ऑथर्स, इंडियन ऑथर्स के द्वारा लिखी गई इंश्योरेंस पर हमारे पास अच्छी बुक्स नहीं है इंडिया में। इंडियन ऑथर्स to the steady growth of literature on the subject in other countries, especially in the USA। मतलब यहाँ पर हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज के दूसरी कंट्रीज को यदि हम देखें, उनसे अब हम कंपेयर करें, तो उनकी तुलना में हमारे पास अच्छी बुक्स इंश्योरेंस फील्ड में नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या है, पेविंग, करेस्पॉन्डिंग, फॉलोइंग, एम्फेसाइज एंड करेक्टिंग। तो यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं, तो टू से पहले कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं। टू से पहले यहाँ पर एक तो टू से पहले यहाँ करस्पॉन्डिंग वर्ड आ सकता है, और करस्पॉन्डिंग ही इसमें मीनिंगफुली सेट होगा। इट इज ए पिटी दैट वी डोंट हैव गुड बुक्स ऑन इंश्योरेंस रिटन बाय इंडियन ऑथर्स करस्पॉन्डिंग टू द स्टेडी ग्रोथ ऑफ लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट इन अदर कंट्री। मतलब जिस तरह की ग्रोथ दूसरी कंट्रीज में हो रही है, उसके अनुपात में हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में गुड बुक्स नहीं है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग यहां पर आपका सही आंसर होगा। मीनिंगफुली भी करस्पॉन्डिंग यहां पर जा रहा है, और करस्पॉन्डिंग के बाद टू भी आता है, तो उस हिसाब से भी ये यहां पर जा रहा है। तो इस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हैं। आपको एक मीनिंग वाइज देखना है कि वो वर्ड वहां पर सेट हो रहा है कि नहीं, और एक ग्रामेटिकली भी देखना है कि वहां पर वो वर्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट हो रहा है कि नहीं। ये दोनों चीजें आप इंश्योर करके ही वहां पर अपना आंसर लगाएं। तो यहाँ पर टू भी है, तो करस्पॉन्डिंग के बाद टू भी आ जाएगा, तो इसलिए आपका बी इसमें आपका आंसर होगा। टू द स्टेडी ग्रोथ ऑफ लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट इन अदर कंट्रीज, स्पेशली द यूएसए, हुज इंश्योरेंस लॉज एंड। आप 12 में देखता हूँ, 12 में आपके पास क्या ऑप्शन है। 12 में आपके पास ऑप्शन हैं प्रोसेस, प्रोडक्ट, नोट्स, करेंसी, प्रोसीजर।
तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि चूंकि यहाँ पर लॉज है और ये लॉज प्लूरल है और एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक प्लूरल नाउन चाहिए और प्लूरल नाउन है यहाँ पर नोट्स। तो सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हुज इंश्योरेंस लॉज एंड notes are very similar to those of our country and students studying in our college and the millions of insurance employees appearing for various insurance examination have to depend। अब depend के बाद क्या वर्ड आएगा, ठीक है, चूंकि यहाँ पर गुड बुक्स नहीं है, इंडियन ऑथर के द्वारा लिखी गई, तो पैराग्राफ ये बोल रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो इंश्योरेंस एम्प्लॉई हैं जो एग्ज़ाम देते हैं उनको डिपेंड होना पड़ता है फॉरेन ऑथर्स की बुक पर। तो 13 में आपका आंसर क्या होगा मैं बताता हूं आपको। अपेयरिंग फॉर वेरियस इंश्योरेंस एग्जामिनेशन हैव टू डिपेंड स्टिल ऑन, मतलब अभी भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पर डिपेंड होना पड़ता है। तो यहां पर मीनिंगफुली यदि आप देखें तो स्टिल का पूरा पूरा यहां पर सेंस बन रहा है। स्टिल का मतलब है कि अभी भी। तो एग्जामिनेशन हैव टू डिपेंड स्टिल ऑन बुक्स रिटन बाय फॉरेन ऑथर्स as these books mainly deal with the problems of insurance industries of foreign countries। 14 में देखते हैं क्या आंसर बनता है। 14 में ऑफ से पहले क्या वर्ड आएगा, ऑफ से पहले एप्लीकेशन भी आ सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का वर्ड ही जाएगा क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए, यानी होगा अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर आंसर होगा क्योंकि ऑफ लगा है, प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। और मीनिंगफुली भी यहाँ पर ये वर्ड इसलिए जा रहा है क्योंकि ये वर्ड बोल रहा है कि हमें हमारी जो फॉरेन ऑथर्स की जो बुक हैं उनसे हमें फॉरेन लॉज एंड प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा सीखने को मिलती है बनस्पत इंडियन लॉज एंड प्रोसीजर्स की। तो यहाँ पर आएगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ फॉरेन कंट्रीज, यहाँ पर आएगा अंडरस्टैंडिंग, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंश्योरेंस सीन इन इंडिया एंड द वेरियस लीगल यहाँ पर भी आईएनजी, यहाँ पर आपको प्लूरल नाउन चाहिए क्योंकि वेरियस लगा हुआ है, वेरियस का मतलब कई सारे। तो यहाँ पर ग्रामर के हिसाब से तो वेरियस के बाद प्लूरल नाउन आएगी और मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा एस्पेक्ट्स, मतलब उसके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंश्योरेंस सीन इन इंडिया एंड द वेरियस लीगल एस्पेक्ट्स एंड इंश्योरेंस प्रोसीजर्स रिमेन वेरी वीक। जब हम मतलब सेंटेंस पैराग्राफ ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब स्टूडेंट्स फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं तो उनको फॉरेन कंट्रीज़ के जो लॉज एंड प्रोसीजर उनकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी ज़्यादा लीगल एस्पेक्ट्स की नॉलेज होती है वनस्पत इंडियन लॉज एंड प्रोसीजर्स की। और इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोसीजर्स एंड लॉज की जो उनकी जो नॉलेज है वो काफ़ी कमज़ोर रह जाती है, इट रिमेन्स वेरी वीक, ये इसका मतलब है। 16 में देखते हैं टू, अब यहाँ पर आपको इक्विप, आर्म, डेकोरेट, प्रमोट और लोड, यहाँ पर कौन सा वर्ड आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप यहाँ तक पढ़ें इसको ध्यान से तो आप ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक प्रपोजिशन दिया हुआ है विद, ठीक है, और विद जो प्रपोजिशन है वो जुड़ता है इक्विप के साथ। तो इक्विप का मीनिंग भी बन रहा है यहाँ पर और एक ग्रामेटिकल सेंस भी यहाँ पर बन रहा है। टू इक्विप द इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एंड द कॉलेज स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड फॉर द कोर्सेज इन इंश्योरेंस विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस वी शुड हैव, मतलब कोर्सेज हम यहाँ पर जो इंश्योरेंस यहाँ पर जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि यदि हम उनको इक्विप करना चाहते हैं हम हमारे स्टूडेंट्स को और एम्प्लॉयज़ को, तो हमें उनको अच्छी बुक्स, कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स उनको देनी होंगी। तो यहाँ पर टू इक्विप द इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एंड द कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर कोर्सेज। अब कोर्सेज किस तरीके से हो सकते हैं, ऑप्शनल है, एक्सपेंसिव है, टफ है, डीप है और स्पेशलाइज्ड है। तो कोर्सेज इन इंश्योरेंस विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस वी शुड हैव, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ऑप्शनल नहीं आएगा, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड आएगा क्योंकि ऑप्शनल का यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है।
कुछ स्टूडेंट जैसे LLB के बाद LLM करते हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करते हैं MBA के स्टूडेंट्स, तो ऑप्शनल का सेंस नहीं है क्योंकि यहाँ डिग्री कोर्स की बात नहीं हो रही है और यहाँ पर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, तो वही इसमें आंसर होगा। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इन इंश्योरेंस विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस वी शुड हैव गुड। ठीक है, अब देखिए गुड एंड, अब यहाँ पर गुड का इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए आपको जो गुड से मेल खाता हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही वर्ड होगा वो होगा ऑथेंटिक, गुड एंड ऑथेंटिक, अच्छी और ऑथेंटिक, गुड एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स। तो यहाँ पर मीनिंग भी बन रहा है आपका एक कॉमन सेंस के अगर आप अप्लाई करें तो गुड के बाद गुड जैसा ही वर्ड आएगा और गुड जैसा वर्ड है ऑथेंटिक। तो इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट को अप्रोच करना है। गुड एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक्स, दैट द बुक अंडर रिव्यू रिटन बाय BMR नायर हिमसेल्फ एन एक्सपीरियंस्ड एंड, अब देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड का इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए आपको, मतलब एक्सपीरियंस चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है इसलिए एक्सपीरियंस्ड का इक्विवेलेंट वर्ड आपको यहाँ पर चाहिए, और एक्सपीरियंस्ड का इक्विवेलेंट वर्ड है यहाँ पर क्वालिफाइड। मतलब BMR नायर ने जो बुक लिखी है जो अभी अंडर रिव्यू है वो अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और कैसे हैं, क्वालिफाइड हैं। तो यहाँ पर 19 में आपका आ जाएगा क्वालिफाइड एक्सपर्ट ऑन इंश्योरेंस लॉ बेस्ड ऑन लीडिंग इंडियन केसेस will be found very useful by students of insurance sector as a guide। अब किस तरह की गाइड वो हो सकती है, वो हो सकती है आपकी पावरफुल और कॉम्प्रिहेंसिव। ये दो बहुत क्लोज हैं इसमें, लेकिन इसमें सही जो होगा वो होगा कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि पावरफुल थोड़ा सा इम्प्रॉपर सा लग रहा है, बुक के सेंस में हम पावरफुल को यूज़ नहीं करते, कॉम्प्रिहेंसिव इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत क्वालिफाइड हैं, इसलिए उन्होंने जो भी लिखा होगा वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट में दो आपको अप्रोच लगानी है, एक ग्रामेटिकली उसको आपको प्रूव करना है कि वो सही है वो वर्ड वहाँ पर, और एक मीनिंगफुली उसको सही करना है, मीनिंग वाइज आपको सही करना है। तो इसमें आपका आंसर होगा कॉम्प्रिहेंसिव। तो इस तरीके से आपको ये 20 क्वेश्चन हो गए, और अपना आंसर अपना आप लिखते जाएं, अपना स्कोर जो भी बन रहा है, और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें आप। ये है आपका पार्ट 3 और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन 21 में एक सेंटेंस दिया है और एक पार्ट अंडरलाइन होगा या बोल्ड होगा, उस बोल्ड या अंडरलाइन पार्ट को आपको रिप्लेस करना है यदि आपको लगता है ग्रामेटिकली रॉन्ग है, और यदि सही है तो आपका आंसर ई होगा, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो इट इज यूजलेस टू रन अवे फ्रॉम एवरी डेंजर, रिस्क मस्ट नॉट बी टेकन। ठीक है, तो इसको आपको चेंज करना है। तो यहां पर पहला वाला पार्ट बोल रहा है कि इट इज यूजलेस टू रन अवे फ्रॉम एवरी डेंजर, मतलब हर खतरे से भागना बेकार है, यानी कि हमें खतरा लेना चाहिए, खतरा मतलब हमें रिस्क लेना चाहिए। तो इसमें जो आपका कॉमन सेंस के हिसाब से आपका जो लॉजिक बनेगा वो होगा बी, सम रिस्क मस्ट बी टेकन, तो बी इसमें आपका आंसर होगा। 22 देखते हैं। आई हैड मेट हिम आफ्टर द पार्टी वेयर ही हैड बीन गिवन एन इंस्पायरिंग स्पीच। तो यहां पर हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उससे पार्टी के बाद मिला, और पार्टी में जिसने पार्टी में एक अच्छी इंस्पायरिंग स्पीच दी थी। ठीक है, मैं उससे पार्टी के बाद मिला जहां पर उसने एक इंस्पायरिंग स्पीच दी थी। तो ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा जाना चाहिए, और जब हैड बीन के बाद आप V3 लगाते हैं तो वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं हमेशा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम हमेशा V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो ये पैसिव वॉइस है, और यहाँ पर एक्टिव वॉइस का आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा व्हेन ही हैड नहीं होगा, यहाँ पर हम प्लेस की बात कर रहे हैं क्योंकि उसने जो स्पीच दी थी वो पार्टी में दी थी, तो यहाँ पर आपका सही होगा वेयर ही हैड। ठीक है, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा वेयर ही हैड गिवन एन इंस्पायरिंग स्पीच। तो बी इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। योर प्ली दैट यू वर थॉरो इग्नोरेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब आपका जो रिक्वेस्ट है कि आपका जो लॉजिक आप जो दे रहे हैं कि आपने जो भी क्राइम किया है, जो भी ऑफेंस किया है, उससे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके जो परिणाम हैं, उससे आप पूरी तरीके से अवगत नहीं थे, उससे आप इग्नोरेंट थे, उसको आप जानते नहीं थे। तो ये चीज़ एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता क्राइम से बचने का।
ठीक है, तो ये सेंटेंस कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर चूंकि इग्नोरेंट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हम क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा थॉरोली इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोरेंट के बाद ऑफ लगता है तो ये तो सही है, लेकिन इग्नोरेंट से पहले यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा थॉरोली इग्नोरेंट ऑफ, तो वो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो थॉरोली इग्नोरेंट ऑफ कहाँ दिया है, ये दिया है ए में, तो ए इसमें आपका आंसर होगा। 24 आई कैन नॉट पुट अप विद दैट नास्टी फेलो एनी मोर, मतलब मैं उस बेकार आदमी के साथ, बेकार आदमी को या फालतू के आदमी को अब ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। पुट अप विद इसका मतलब है सहन करना, और पुट अप विद यहाँ पर सही है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। पुट अप का मतलब रहना होता है, पुट इन का मतलब जोर लगाना होता है, पुट आउट का मतलब बुझाना होता है, पुट फॉरवर्ड का मतलब पेश करना या सामने रखना ये होता है। तो पुट अप विथ यहाँ पर आपका आंसर सही है क्वेश्चन, और ई इसमें आपका आंसर होगा। 25 को देखते हैं। द डायरेक्टर इंसिस्टेड ऑन हिज ऑर्डर्स बीइंग कैरिड आउट विद द लेटर, मतलब डायरेक्टर ने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि उसके जो ऑर्डर्स हैं उनको कैरी आउट किया जाए, उनको लागू किया जाए, जैसे कि तैसा, जैसे वो बोल रहा है वैसा का वैसा, उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया जाए। तो ये फ्रेज है एक्चुअली, ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। टू द लेटर भी बोलते हैं इसको हम, टू द टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो विद द लेटर की जगह यहाँ पर होगा आपका टू द लेटर, जिसका मतलब होता है एकदम वैसा जैसा कि कहा जा रहा है, तो बी इसमें आपका आंसर होगा। सेंटेंस स्टार्टर, ये एक नया पैटर्न है बैंकिंग एग्जाम में, और ये बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है आजकल, ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या होता है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं व्हाइट कलर में एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, ये यू मस्ट एक्ट एज पर माई इंस्ट्रक्शंस ओनली, ठीक है। अब सेंटेंस में यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सेंटेंस को यदि हम और किसी तरीके से स्टार्ट करें तो वो किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उसका मीनिंग यही निकले और वो ग्रामेटिकली भी सही हो, ठीक है। यही सेम सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस दिया है व्हाइट कलर में, तो इस सेंटेंस को हम, और ये 3 ऑप्शन दिए हैं, इन तरीकों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनमें से किन किन तरीकों से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उसका मीनिंग भी वही रहे और ग्रामेटिकली भी वो सही हो। तो ये इसका सेंस है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, और ये इसमें आपके ऑप्शन है, यहां पर आपको आंसर इसका लगाना है। यू मस्ट एक्ट एज पर माई इंस्ट्रक्शंस ओनली, मतलब आपको एक्ट करना चाहिए मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए ओनली यू एक्ट का मतलब हुआ केवल तुम एक्ट करो, ठीक है, ओनली यू एक्ट, केवल तुम एक्ट करो, जबकि ये सेंटेंस बोल रहा है कि तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एक्ट करो। तो इसमें ए ऑप्शन नहीं जाएगा, बी ऑप्शन जा सकता है। इसको यदि आप पैसिव वॉइस में बोलें तो आप बोलेंगे माई इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी कैरिड आउट एज पर माई विश, इस तरीके से एक सेंटेंस बन सकता है। तो बी इसमें डेफिनेटली बन सकता है, और यू मस्ट डू एज पर माई इंस्ट्रक्शंस, तो ये भी बन सकता है, ठीक है, और ये नहीं बन सकता इसमें। तो इसमें बी और सी आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर होगा इसमें बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इट वॉज टू डार्क फॉर अस टू बी एबल टू सी एनीथिंग, इस सेंटेंस का मतलब है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि हम कुछ भी देख नहीं सके। वी कुड नॉट सी बिकॉज इट वॉज वेरी डार्क, ठीक है। तो ए इसमें ऑप्शन डेफिनेटली बन जाएगा, ए से सेंटेंस आप बना सकते हैं। बी से सिंस वी कुड नॉट सी, नहीं, इससे नहीं बनेगा, चूंकि हम देख नहीं सके। सिंस वी कुड नॉट सी का मतलब है चूंकि हम देख नहीं सके, हम कुछ कर नहीं पाए, तो इस तरह से ये सेंटेंस नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा इससे। और यहां पर इससे बन सकता है, लेकिन सो के बाद दैट आता है। फॉर अस इट वॉज सो डार्क दैट वी कुड नॉट सी, यदि यहां पर दैट होता तो ये सेंटेंस स्टार्टर बन सकता था, तो ये भी यहां पर नहीं लगेगा इसमें आपका आंसर होगा केवल ए। तो यहां पर आपका आंसर होगा बी, ओनली ए, ठीक है। 28 देखते हैं। इवन इफ यू डिसलाइक हिम यू मस्ट नॉट बी रूड टू हिम, भले ही आप उसको नापसंद करते हो लेकिन फिर भी आपको उसके प्रति रूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बन सकता है देखते हैं स्टार्टर। ऑल्दो यू मस्ट नॉट बी रूड, सिंस यू डू नॉट लाइक, नहीं, यहां से नहीं बनेगा।
देखिए यहां से सी में एक सी से स्टार्टर बन सकता है, यू मस्ट बी पोलाइट टू हिम, आपको उसके प्रति पोलाइट होना चाहिए भले ही आप उसको नापसंद करते हो। ठीक है, तो सी इसमें ऑप्शन स्टार्टर बन सकता है। ऑल्दो यू मस्ट नॉट बी रूड, ऑल्दो का इसमें सेंस नहीं बन रहा, यद्यपि तुम्हें उसके खिलाफ, तुम्हें उसके अगेंस्ट रूड नहीं होना चाहिए, ऑल्दो से सेंस इसका नहीं बन रहा। सिंस यू डू नॉट लाइक, चूंकि तुम उसको पसंद नहीं करते इसलिए, सिंस यू डू नॉट लाइक, यू शुड बी नहीं बन रहा इससे भी। सिंस यू डू नॉट लाइक यू शुड बी, नहीं इससे सेंस नहीं बन रहा, आपका सेंस केवल सी से ही बन रहा है और इसमें आपका आंसर होगा ओनली सी, ये ऑप्शन दिया है इसमें। ठीक है, आपको सेंस बना के उसका देखना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हाउएवर ऑफन आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुड नॉट सक्सीड इन माई इंडेवर, भले ही कितनी भी बार मैंने अपना बेस्ट लगाया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। तो डिस्पाइट से बन सकता है डेफिनेटली, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड या डिस्पाइट ट्राइंग माई बेस्ट आई कुड नॉट सक्सीड, डिस्पाइट से बन सकता है क्योंकि डिस्पाइट का मतलब होता है कि अपना बेस्ट देने के बावजूद। तो डिस्पाइट से बन सकता है और इनस्पाइट से भी बन सकता है क्योंकि डिस्पाइट और इनस्पाइट एक ही चीज होती है। और इसमें ऑप्शन भी दिया है ईदर ए और बी, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सो टेरेबल वॉज द अर्थक्वेक दैट ऑल द स्काई स्क्रैपर्स इन द लोकेलिटी वर कंप्लीटली रूइन, मतलब अर्थक्वेक जो था वो इतना टेरेबल था, इतना तेज था कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो सारी की सारी उस लोकेलिटी की धराशायी हो गई। तो ओइंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक ऑल द स्काई स्क्रैपर्स वर रूइंड, इससे बन सकता है नन ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स इन द लोकेलिटी वर प्रोटेक्टेड, इस तरह से बन सकता है नन ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स वर लेफ्ट, none of the skyscrapers in the locality were left because the earthquake was so terrible, definitely इससे भी बन सकता है। और the intensity of the earthquake was so high that none of the skyscraper in the locality was saved, so इससे भी बन सकता है definitely, तीनों से बन सकता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा all the three। तो इस तरीके से आपका ये मॉक टेस्ट था, इसमें 30 क्वेश्चन मैंने डाले हैं और रियल क्वेश्चन है ये बैंकिंग एग्जाम के। एसबीआई पीओ प्री में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे और इसमें से 10 या 12 आप बिल्कुल सही सही आराम से कर सकते हैं, आराम से आप मैनेज कर सकते हैं और 10 या 12 नंबर आप इसमें ला पाते हैं प्री में, तो डेफिनेटली आपका सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ निकल जाएगा और आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट एसबीआई पीओ 2017 के लिए? यदि अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा और अपना स्कोर प्लीज़ मुझे लिखना ना भूलें, जरूर अपना आप अपना स्कोर मुझे भेजें ताकि मैं अपना फीडबैक उस पर दे सकूं। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो सारे नोटिफिकेशंस आपको मेल के थ्रू मिलेंगे और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।